गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी आइए, सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड बता दीजिए मुझे ऑडियो क्लियर है या नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़। इम्पेशेंट मत हुआ करो, टाइमिंग दिया है क्लास का तो क्लास शुरू होगी। कई बार होता है टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं तो उस वजह से थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, अदरवाइज तो हम सेशन करना ही होता है। ठीक है, चलो। सो we are about to start with calculation of interest and annuities।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन एनुइटीज में दो पोर्शन हैं, फर्स्ट इज अबाउट इंटरेस्ट एंड देन इज कैलकुलेशन ऑफ एनुइटीज। अब अगर मैं पहले बात करूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज ऑब्वियसली आपको पता ही होगा विच इज अमाउंट पेड एज फीस बाय अ बोरोअर। क्या है ये? amount paid as fees by a borrower for the funds borrowed and the fees which is paid is termed as interest। जो ये फीस पे की जाती है पैसे लेने वाले से ने जो पैसे दिए हैं उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए या उस पैसे को अपना बनाने के लिए, ओनरशिप लेने के लिए उसे कुछ फीस पे करनी पड़ती है जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। देन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? बहुत एक सेकेंड का डेफिनेशन बताऊंगी। कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड परसेंट ऑफ द बोरोड अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। फिक्स्ड परसेंटेज पे होता है और अमाउंट जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के एंड में चलता है। ठीक है, फॉर्मूला ऑब्वियसली हमको बचपन से सिखाया गया है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, देन वी हैव कंपाउंड इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं देन दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज मोर देन वंस ड्यूरिंग अ पीरियड, इट इज नोन एज री इन्वेस्टमेंट। इट इज री इन्वेस्टेड। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो टाइप ऑफ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है? जो फीस है जो बोरोअर ने पे करनी है फॉर बोरोइंग ऑफ फंड्स। ठीक, देन रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या कहता है? एक छोटी सी डेफिनेशन, और इसका कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। रूल ऑफ 72 सेज determination of approx number of years for doubling the principal amount when compounding is done yearly। जब हमें ईयरली कंपाउंडिंग करनी है और हम चाहते हैं कि मेरा प्रिंसिपल डबल हो जाए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा ना लालच आ जाता है, यार कितना अच्छा हो ना कि अगर मेरा पैसा दुगना हो जाए, तो पैसा दुगना हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, मेरे सारे खर्चे मीट आउट हो जाएंगे, प्रॉपर्ली सब चलता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए अब करना क्या है? कैसे पता चले कि कब और किस हिसाब से खर्च करने पे मेरा जो है इंटरेस्ट या जो मेरा प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है? अप्रॉक्स नंबर ऑफ ईयर्स फॉर डबलिंग प्रिंसिपल। और कंपाउंडिंग कैसे होनी चाहिए? पर ईयरली, एनुअली होनी चाहिए। ठीक, फॉर्मूला क्या कहता है? जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे ले लो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में रखो 72। ठीक है, जो आपको गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे उसे रखो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में रखो 72। वॉट एवर विल बी द आंसर, उस पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका प्रिंसिपल डेफिनेटली डबल हो जाएगा। ठीक, देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मेरी ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर टू ऑल? ओके, सो टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की अगर मैं बात करूं तो वी हैव फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, दो टाइप के इंटरेस्ट हो गए मेरे पास। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है? बेस्ड ऑन द गिवन मार्केट कंडीशंस
Based on the given market condition, rate of interest doesn't change throughout the year, comparatively higher than floating rate. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आपका रेट फिक्स्ड है, जब आपका रेट फिक्स्ड है तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे जो आपको रिटर्न है वो फ्लोटिंग से कंपैरेटिवली हायर मिलेगी, क्योंकि फ्लोटिंग में क्या होगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो अगर एवरेज निकाला जाएगा तो फिक्स रेट में डेफिनेटली हमें परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करूँ, ROI fluctuates according to market condition. If the market is going up, then the interest will also increase. But if the market is declining, ठीक है, there is a depression in the market, then it will have an adverse effect on the rate of interest. ठीक है, but they are linked to a benchmark rate to avoid severe fluctuations. अगर सीवियर फ्लक्चुएशंस हो तो उसको अवॉइड करने के लिए हम बेंचमार्क भी सेट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में लॉसेस चल रहे, बिल्कुल कौन सा ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है तो दैट मीन्स देयर आर लॉसेस ऑल ओवर इन द मार्केट, सो दैट मीन्स आपको डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में भी आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो बेंचमार्क सेट कर दिए जाते हैं टू अवॉइड सीवियर फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब टाइप्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग के अलावा वी हैव नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रंट एंड बैक एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्रंट एंड प्रोसेसिंग, बैक एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हेन इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड लेफ्ट ओवर अमाउंट इज रियलाइज्ड, इट इज कॉल्ड फ्रंट एंड डिस्काउंटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, ठीक है, जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाते हैं, एक 1 लाख रुपीज़ का आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से क्या कराया, डिस्काउंट कराया। ठीक है, बैंक ने आपको उसके रिस्पेक्ट में 95,000 रुपीज़ पे किए हैं, तो 5,000 क्या किया, बैंक ने अपना सर्विस चार्ज कह लो, कमीशन कह लो, उसने इंटरेस्ट चार्ज कह लो, उसने डिडक्ट करके आपको पेमेंट कर दी। बट जब वो पेमेंट रियलाइज़ करेगा तो पूरी 1 लाख की रियलाइज़ करेगा। तो अब यहाँ पे ये क्या है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रंट एंड इंटरेस्ट, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रंट एंड इंटरेस्ट कि आपने जो है पहले ही प्रिंसिपल अमाउंट से इंटरेस्ट काट लिया और लेफ़्ट ओवर जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आता है बैक एंड इंटरेस्ट। व्हेन द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द फुल अमाउंट ऑफ डेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट इज़ चार्ज्ड सब्सीक्वेंटली। ठीक है, जब हम पैसा पूरा का पूरा दे देते हैं और उस पैसे पे फिर सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जैसे कि हम टर्म लोन्स में करते हैं, उसे हम डिटरमाइन करते हैं या उसे हम डिनोट करते हैं, कैसे, उसे हम डिनोट करते हैं बैक एंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, एन्युइटीज़, अगर इंटरेस्ट पोर्शन क्लियर है, उस पर मैंने ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया बिकॉज आप रोज़ इंटरेस्ट से डील करते हैं। इंटरेस्ट से अब आ जाते हैं एन्युइटीज़ पे। ठीक, एन्युइटीज़ क्या होती हैं, एन्युइटीज़ आर पेइंग और रिसीविंग सीरीज ऑफ अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या, पेमेंट या तो रिसीव करना या पेमेंट देना। ठीक है, मेकिंग अ पेमेंट और रिसीविंग अ पेमेंट
फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज एन्युटीज़। ठीक है, ये अमाउंट फिक्स भी हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेमेंट कैन बी मंथली, हाफ ईयरली, सेमी क्वार्टरली और सेमी एनुअली। ठीक है, ईयरली, मंथली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली, किसी तरीके से भी हम पेमेंट कर सकते हैं एज एंड व्हेन डिसाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ एन्युटी कौन सी होती हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब है पेमेंट्स टू बी मेड एट दी एंड, यानी कि महीने के आखिर में, क्वार्टर के आखिर में, साल के आखिर में पेमेंट होगी। एन्युटी ड्यू में क्या होगा? बिगिनिंग में ही पेमेंट हो जाएगी, बिगिनिंग में ही पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, सैलरी, सैलरी इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। जब एक महीने काम करते हो तो अगले महीने की शुरुआत में तनख्वाह मिलती है। वो अगले महीने का वो एडवांस नहीं है, वो पिछले महीने जो काम किया है उसकी भुगतान है। ठीक है, एन्युटी ड्यू, रेंट पेड, रेंट पेड जो है, रेंट पे करते हो अपने लैंडलॉर्ड को जाके, तो वो रेंट जब आप उसे पे करते हो तब वो आपको अलाउ करता है कि हाँ बेटा, अब जितने महीने का तुमने रेंट दिया है तुम उतने टाइम के लिए रह सकते हो। तो ऑर्डिनरी एन्युटी इज़ हम एंड ऑफ द पीरियड पे पेमेंट करते हैं, और ऑर्डिनरी में बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हम पे करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी का कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला क्या होता है? इसमें दो तरीके की कैलकुलेशंस होती हैं। एक होती है फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी वैल्यू, ऑर्डिनरी एन्युटी, और एक होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब फ्यूचर वैल्यू में क्या करना है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हमें उसको नाम दिया फ्यूचर वैल्यू? इट इज़ used to know how much one can invest per period at specific rate of interest to earn specific amount in future। जब फ्यूचर वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया गया तो दैट मीन्स हमें आज की डेट में वो वैल्यू डिसाइड करनी है इन्वेस्टमेंट की कि फ्यूचर में मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके। 5 लाख चाहिए मुझे आज से 5 साल बाद, तो मैं अब से कितना इन्वेस्ट करूं फॉर एवरी 5 कमिंग ईयर्स, सो दैट कि वो 5 साल के आखिर में 5 लाख या उससे ज़्यादा की वैल्यू मुझे दे पाए। ठीक है, रिलीज़ कर पाए। फॉर्मूला क्या होता है? कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 + r टू द पावर n - 1 अपॉन r। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? कैश इनफ्लोस मल्टीप्लाइड बाय 1 + r टू द पावर n - 1 अपॉन r। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एग्जाम्पल
लिखिए। प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 1000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%, ठीक है, ड्यूरेशन है 5 years। यू हैव टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। कौन सी एन्युटी है? ऑर्डिनरी एन्युटी। फॉर्मूला क्या है? कैश फ्लो। क्या लिखा है फॉर्मूला मैंने अभी? वन अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर, यही लिखाया था। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट करनी है, तो कैश इनफ्लो कितना? 1000, ठीक है। वन थाउजेंड इंटू 1 प्लस 0.5 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.5। ज़ीरो 0.5 लिख लो या 0.05 लिख लो, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। How did I get here? Where did you get? Yes, the answer is 5.524. ठीक है, आगे बढ़ जाओ। Okay, good. Everybody's got the answer somewhere or the near. It is 5524, 5525, 5526, depending upon the decimals we consider. Okay. Then it is moving on to ordinary annuities, present value. अब present value क्या होता है? It is used to determine today's value of series of future payments. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू सेज कि हमें क्या डिटरमाइन करना है? वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू विच इट इज गोइंग टू बी टुडे एट प्रेजेंट कंसीडरिंग द फ्यूचर। ठीक है, कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन रेट multiplied by 1 plus r to the power n. This is the formula for present value of ordinary annuity. ठीक है,
जो आपने पहले फॉर्मूला लिखा था कैश इन फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर, ये फॉर्मूला लिखा था ना। अब इस फॉर्मूले में क्या हो गया, थोड़ा सा इम्प्रोविजन हो गया। कैश फ्लो इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर 1 प्लस आर टू द पावर n। ये हो गया अब आपका फॉर्मूला किसका, प्रेजेंट वैल्यू का, और ये किसका था, फ्यूचर वैल्यू का, ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, अब वही एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ 5% पे 5 ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले में डाल के, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? फोर 3174329, गुड गोइंग एवरीबडी। मतलब समझ आ रहा है सबको? हाँ, next I am moving on to annuity due. Next we will talk about annuity due. अब annuity due की सिचुएशन क्या है कि हमें जो है पेमेंट कब करनी है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या कह लो बिगिनिंग ऑफ द टेन्योर, वॉट एवर इट इज। अब इसमें भी फ्यूचर वैल्यू निकलती है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं फिर लिख देती हूँ। इट इज़ कैश इन फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन्युटी ड्यू। ठीक है, अब उसी एग्जाम्पल को यहाँ डाल लो। 1000 रुपये 5%, 5 ईयर। सेम एग्जाम्पल इसलिए करा रही हूँ क्योंकि रिलेट कर पाओ कि डिफरेंट सिचुएशन में मेरे को कैसे कैसे फंड्स रियलाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? जल्दी, फॉर्मूला समझ आया ना सबको? Yes, very good Ajit. It is 5801.9.
4322 आया, इट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है, आपने डेसिमल पोजीशंस ज़्यादा ले ली होंगी, डू नॉट वरी, कोई बात नहीं। ओके, समझ आ गया सबको ये भी, एन्युटी ड्यू भी, कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू में फिर हमारा जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो तो सेम ही है जो फ्यूचर वैल्यू का था, बस डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, ये फैक्टर चेंज कर दिया, r1 प्लस r⁴n आ गया, जो यहाँ पे सिर्फ r था, ठीक है, जो यहाँ सिर्फ r था वो अब चेंज हो गया, ठीक। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना, आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होना चाहिए आपका 4546 और 45, ठीक है। द आंसर शुड बी 445 एंड 46, दिस शुड बी द आंसर, क्लियर। ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू का डिफरेंस क्लियर है सबको, एनी डाउट इन दिस? बढ़ जाओ आगे। चलो, अब उधार ले लिया, कैलकुलेशन हो गई, मैच्योरिटी निकल गई, ऑर्डिनरी एन्युटी था तो वैसे कैलकुलेशन हो गया, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू सब निकल गया, ठीक है। अब वापसी भी करनी है, रीपेमेंट भी होगी उसकी, तो रीपेमेंट ऑफ डेट की बात करते हैं। रीपेमेंट ऑफ डेट इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ये EMI नहीं है, EMI इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। दिस इज इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, EMI ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो अप्लाई की जाती है ड्यूरिंग द पीरियड और ड्यूरिंग द टेन्योर, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स रहेगा और आपका इंटरेस्ट पोर्शन उसमें ऐड कर दिया जाएगा, एंड इन दोनों का टोटल बन के आपकी एक इंस्टॉलमेंट बनेगी जो आपको उधार की चुकानी है, जो आपको उधार की
चुकानी है। ठीक है, मान लो 1,000 रुपये का आपने किसी को लोन दिया, ठीक है, और वो जो लोन है वो आपने 8 एनम के हिसाब से दिया। अब उसने बोला, जो आपसे लोन लेके गया था, कि भाई मैं जो है आपको पेमेंट करूँगा, महीने पेमेंट करूँगा। आपने कहा ठीक है, गुड इनफ फॉर मी। तो आपने क्या किया, इस 1,000 को डिवाइड कर दिया 12 से। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल है आपने उसे डिवाइड कर दिया और आपकी जो वैल्यू बनी वो बनी 83.33 रुपीज़। दिस इज़ प्रिंसिपल जो पूरे 12 महीने सेम रहेगा। ठीक है, अप्रैल से लेके मार्च तक। ठीक है, आई एम फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होगा ये और यहाँ तक वैल्यू कितनी रहेगी, 83.33। ठीक है, टिल एंड। अब इस पे जो इंटरेस्ट फैक्टर होगा, जो इंटरेस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो चेंज होता रहेगा। इनिशियल पहले महीने इंटरेस्ट लगेगा 1,000 पे। जब प्रिंसिपल को 12 से डिवाइड किया है तो इंटरेस्ट रेट को भी क्या कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, तो इट विल गिव यू 0.67% पर मंथ का आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1,000 रुपये पे आपका इंटरेस्ट कितना बैठा, राउंड फिगर में ले लिया मैंने 6.67। इन दोनों को जोड़ के टोटल कितना बना, 90 रुपीज़। आपका जो लोन अमाउंट था वो 1,000 था, 1,000 में से उसने 83.33 पे किया है फॉर द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पोर्शन को आप प्रिंसिपल से माइनस नहीं करोगे। अब नेक्स्ट मंथ जो अमाउंट ड्यू है उसकी तरफ वो कितना है, 1,000 में से ये माइनस करोगे, 83.33 माइनस करोगे, तो ये बचेगा आपका 970 या 916.33, राउंड ऑफ या वैसे ही लिख रही हूँ मैं। तो 916.33 और 50 वॉट एवर इट इज़, जो भी आता है लेफ्ट ओवर बैलेंस वो। और अब फिर प्रिंसिपल कितना, 83.33। अब जो सेकंड टेन्योर में इंटरेस्ट लगेगा वो 1,000 पे ना लग के इस पे लग जाएगा, तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये लगेगा कुछ समवेयर 6 रुपये। ठीक है, अब आपका जो पेमेंट हो गई वो 89 रुपीज़ की हो गई। ठीक है, क्लियर। ये वाली जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है किसकी, EMI की, जब आपका प्रिंसिपल सेम रहेगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे प्रिंसिपल सेम रहेगा, इंटरेस्ट का फैक्टर चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्लियर। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट।
इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करूं तो अब जो आपकी इंस्टॉलमेंट वैल्यू है उसमें इंटरेस्ट भी होगा और प्रिंसिपल भी होगा. आई एम नॉट श्योर कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इंडिविजुअली. ठीक है, मैं सेग्रीगेट नहीं कर सकती उसे कि एक्चुअल में वो वैल्यू क्या होनी चाहिए. फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा जो आपको सॉल्व करना है. 1 लाख रुपए है. ठीक है, 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल है, उस पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 12 ही मंथ्स का क्या है आपका रीपेमेंट पीरियड है. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EMI. इसे सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, देन फाइनल थिंग अबाउट द टॉपिक रीपेमेंट ऑफ डेट में वी हैव द लास्ट मेथड नोन एज बुलेट एंड बलून मेथड. बुलेट एंड बलून मेथड, इसमें क्या होगा? एंटायर amount will be repaid at the end for a specified period along with accumulated interest. ठीक है, एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड पे हम क्या पे करेंगे? प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. यानी कि इंटरेस्ट आपको बारी बारी से नहीं पे करना, महीने में, 6 महीने में, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ऐसे नहीं पे करना है. जब आप मेच्योरिटी पे प्रिंसिपल अमाउंट रीपर करोगे उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना है. ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए. इसका फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट 1 प्लस आर, अमाउंट 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर. ठीक है, तो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज़. इससे आपका 0.5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी. तो इसके एग्जाम्पल्स बुक के और पीछे जो टर्मिनल क्वेश्चंस हैं वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, कीवर्ड्स देख लीजिएगा सो दैट आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो. ठीक है, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 4 to 5 minutes और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डेप्रिसिएशन के साथ. क्लियर?
चलिए गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन, डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे हम. ओके.
चलिए शॉर्ट ब्रेक ओवर. So now we will discuss depreciation. Now we will discuss what? Depreciation. Is the audio and video clear? All set, all are in position. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पास्ट में भी पूछे गए हैं. आपका मॉड्यूल ए में से द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ फॉरेक्स एंड डेप्रिसिएशन. ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स में से अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझना. जो नहीं समझ आएगा क्वेश्चन पूछ लेना. आई विल आस्क दी क्वेरीज. ठीक है, मैं सॉल्व करती रहूँगी और जो भी प्रॉब्लम होगी आई विल हेल्प यू सॉल्व दी सेम. ठीक है, ओके. डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन आखिर होता क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज अ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the fall in the value of asset during each year of its use. ठीक है, जैसे जैसे हमारा asset यूज़ होता रहता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है गिरती जाती है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू गिरती जाती है. और जब उसकी वैल्यू गिरती जाती है तो हम उस गिरावट को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. हम उसे एड्रेस करते हैं किस चीज़ से, किस नाम से? उसे हम डेप्रिसिएशन बुलाते हैं. तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट. इट इज अ लॉस. इट इज अ लॉस. ठीक है, क्या है ये? लॉस है विच इज अनअवॉइडेबल. अब नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे कि डेप्रिसिएशन के फैक्ट्स क्या होते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट. डेप्रिसिएशन क्या है? पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट है. यानी कि जैसे जैसे आप उस प्रोडक्ट को या आप उस असेट को यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे वो डेप्रिशिएट होता जाएगा. ठीक है, देन इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट. डेप्रिसिएशन से क्या होता है? असेट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है. असेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. देन decrease in the value of asset, it's due to the usage or by any other reason. तो ये जो डिक्लाइन है या जो डेप्रिसिएशन है वैल्यू का, वो क्यों है? क्योंकि हम उस असेट को यूज़ कर रहे हैं. और भी रीजंस होते हैं डेप्रिसिएशन के, वो आगे चलकर बताऊंगी. बट बेसिक यूज़ होता है कि हम उस असेट को यूज़ कर रहे हैं. डेप्रिसिएशन इज़ अ कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. एक बार डेप्रिसिएशन लगा, फिर नहीं लगा, फिर लगाया, फिर लगाया, फिर नहीं लगाया, फिर लगाया, नहीं लगाया, नहीं. आपकी मर्ज़ी से नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन. जैसे जैसे आप मशीनरी यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे उस पर डेप्रिसिएशन लगता जाएगा.
ज़्यादा यूसेज होगा, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो उतना ज़्यादा होगा, कम यूज़ होगा तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम लगेगी। सही? डेप्रिसिएशन परसेंटेज के हिसाब से लगता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट हाँ, डेप्रिसिएशन जो परसेंटेज की मैं बात कर रही हूँ वो बुक्स में है, बुक्स में दिखा रहे हैं कि किस परसेंट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, 10% पे, 15% पे, 40% पे। अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन अस यूजेस। जितना हम अपने असेट को मेंटेन करके चलेंगे, प्रॉपर उसकी रिपेयरिंग कराएंगे, उतना ही वो बेटर क्या देगा, हमें आउटकम देगा, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन जो है वो उसकी कॉस्ट नहीं होती, ठीक है, उसकी कॉस्ट हमें बनानी पड़ती है, उसकी कॉस्ट हमें बनानी पड़ती है। बिकॉज आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अच्छा आज मैंने अगर 500 यूनिट बनाए होंगे तो इसके रिंग्स कितने घसे होंगे, या अगर मैंने 1000 बना दिए तो उसके रिंग्स कैसे घसे होंगे। ऑब्वियसली ठीक है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस द टाइम, तो अब मुझे नहीं पता उनकी एफिशिएंसी कितनी कम या ज़्यादा हुई होगी, ठीक है। तो आप वो चीज़ नहीं डिसाइड कर सकते। तो हम जो बुक्स में डेप्रिसिएशन दिखाते हैं वो एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से दिखाते हैं, ठीक। तो फैक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन में इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट की पार्ट होता है। इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, देन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज ड्यू टू और इट्स यूज्ड बाय अदर रीजंस, और डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉजेज क्या हैं डेप्रिसिएशन के, कि एक तो यूसेज है कि जैसे जैसे आप यूज़ करते रहेंगे, उसके अलावा भी कुछ और रीजंस हो सकते हैं। तो वो और रीजंस क्या क्या हैं? वेयर एंड टेयर यानी कि यूसेज, वेयर एंड टेयर यूसेज, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे वैसे वैसे उस पे उसकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी मशीनरी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा जो डिटेरियोरेट होगी। देन एफ्लक्स ऑफ टाइम, समय का बीतना, पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे डेप्रिसिएशन आपका फैक्टर उस एसेट पे उस पे लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है तो वो चीज़ जाके एंटीक होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम 50 साल तक उस एसेट को चलाएंगे और वो चलता रहेगा, इट विल बी इन अ गुड कंडीशन और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकता। इट इज़ अ मिथ, ठीक है, क्योंकि आपने अगर एक चीज़ को यूज़ करना शुरू किया है तो ऑब्वियस है कि आपके यूसेज की वजह से आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही करेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो एक बॉक्स में पैक करके आपने स्टोर में कहीं छुपा के रखी हुई है। बट अगर छुपा के भी रखी है तो भी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही माय डियर वंस। क्यों? क्योंकि उस रिस्पेक्ट में हो क्या रहा है, उस रिस्पेक्ट में हो ये रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। Obsolescence is change of technology. Obsolescence is change of technology. ठीक है, चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑब्सोलेसेंस, ठीक। देन फोर्थ फैक्टर इज एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स कैसे एक्सीडेंट्स?
मेरी मशीनरी खुद ही सड़क पे चल रही है, निकल गई है, जाते जाते वो दूसरी गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई, उसे चोट लगी, दैट नो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ अ वर्कर, ड्यू टू सम अदर कंडीशंस, कभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज़्यादा आ गया, कभी वाटर सप्लाई की वजह से जो है उस मशीनरी की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ गया, या कोई ऐसा हादसा हो गया कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन लेबर को इंजरी सफ़र हुई है, तो उस इंजरी का इफ़ेक्ट मशीनरी पे भी आएगा, क्योंकि अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट होगा, मैं गिरूंगी तो साथ में गाड़ी भी तो गिरेगी, तो गाड़ी को भी क्या होगा, डैमेजेस होंगे। तो उसी तरीके से जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है वो भी एक्सीडेंट्स का शिकार होती है, एंड एक्सीडेंट्स दे डू लीड टू डेप्रीसिएशन। फॉल इन द मार्केट प्राइस, जब कोई असेट का मार्केट प्राइस गिर गया है, ठीक है, आपने असेट खरीद लिया, उसका टेन्योर जो है पूरा होने वाला है, यू वांट टू बाय अ न्यू असेट, आपने थोड़ा सा उसे प्रोलॉन्ग कर रखा था बिकॉज उसका जो प्राइस है वो हाई था। अब सडनली आपको कहीं से न्यूज़ मिली कि थोड़े टाइम में उसका जो प्राइस है वो रिड्यूस होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेट कर देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, सो दैट आपकी बुक्स में वो असेट कम हो जाए। ठीक है, आप बुक्स में ही तो चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपका असेट तो ऑलरेडी जो है अपना टाइम ऑफ लाइफ जो है, अपना टाइम स्पैन पूरा कर चुका है, आप उसे प्रोलॉन्ग कर रहे थे बिकॉज उस असेट को जो रिप्लेस करने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा थी। अब आप उसे क्या करोगे, डेप्रिशिएट कर दोगे एक्सेलरेटेड रेट्स पे, और आप उसे अपनी बुक्स में से वाइंड अप करके नया असेट उसकी जगह एक्वायर कर लोगे और इसे सेल आउट कर दोगे। सो दीज आर दी causes of depreciation: wear and tear, efflux of time, obsolescence, accidents and fall in market price. Then needs for depreciation. Depreciation being a loss, still I have a need for same. Why? Am I mad? मैं पागल हूँ कि मुझे डेप्रिसिएशन पता है कि यार लॉस है, बट स्टिल मुझे इसकी ज़रूरत है, कंपनीज़ को इसकी ज़रूरत है। कंपनीज पागल थोड़े ना कि वो लॉसेस चाहती हैं, ये वाला लॉस कंपनी चाहती है। रीज़न भी, फर्स्ट, टू नो द करेक्ट प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए हमें सही डेप्रिसिएशन चाहिए। प्रॉफिट क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो जब मेरी इनकम में से मैंने एक्सपेंसेस माइनस किए और लॉसेस माइनस किए तो मेरे पास प्रॉफिट निकल के आया। अब कोई एक एक्सपेंस मान लो मैंने 10,000 का किया था और अपनी बुक्स में उसे सिर्फ 1,000 का दिखाया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जबकि वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उस प्रॉफिट में 9,000 की रिकॉर्डिंग एरर हो गई। अब इसका उल्टा भी कर सकती हूँ मैं, 10,000 के खर्चे को मैंने 1 लाख दिखा दिया, तो 90,000 रुपये का मैं क्या कर रही हूँ, घोटाला, क्योंकि वो 90,000 मैंने छुपा लिया। शेयर होल्डर्स को तो दिखेगा कि भाई हाँ ठीक है 1 लाख का मोटा खर्चा हुआ है, प्रॉफिट 1 लाख से कम हुआ होगा, जबकि एक्चुअल में तो जो खर्चा है वो 10,000 का हुआ और 90,000 जो है वो मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिए। तो दोनों कंडीशंस ख़राब है। एक्सेस प्रॉफिट अगर हम डेप्रिसिएशन कम दिखाते हैं, लेस प्रॉफिट अगर हम डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाते हैं। तो प्रॉफिट अगर सही रखना है तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू सही होना चाहिए, डेप्रिसिएशन पे गेम नहीं होना चाहिए, जेन्युइन डेप्रिसिएशन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? टू शो दी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। अब मान लो मेरे जो असेट्स हैं, जो मेरे फिक्स असेट्स हैं,
वो डेप्रिसिएशन चार्ज करके बुक्स में उनकी वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है। ये क्या डिसाइड करते हैं कि मेरी वर्थ क्या है कंपनी की, ठीक है। मेरे पास जितने ज़्यादा असेट्स होंगे उतनी मेरी जो कैपिटल जो है, मेरी लाइबिलिटी को बेयर करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। अब अगर मैं दिखा दी हूँ कि मेरा 1 करोड़ 10 लाख का मेरा एसेट है, अब उस 10 लाख के एसेट पे मैं पहले साल मैंने 1 लाख डेप्रिसिएशन लगा दिया, फिर मैंने 90,000 लगा दिया, फिर 80 रैंडमली बिना किसी कैलकुलेशन के, या फिर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं, या अगर लगाया तो 1% 2% के हिसाब से, क्योंकि मुझे क्या दिखाना था भाई, मेरे को अपने फिक्स एसेट की वैल्यू अच्छी दिखानी है। बट एक्चुअल में जब उसकी सेल होगी, आप नहीं लगा रहे डेप्रिसिएशन, जो बाहर से बंदा आएगा उसे क्या करने, वैल्यू करने, वो तो देखेगा ना कि आपने कब से इसे पुट टू यूज़ किया, क्या डेप्रिसिएशन के रेट होने चाहिए, और आपने वो रेट लगाए नहीं लगाए दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। वो अपने हिसाब से सेल वैल्यू रख के चला जाएगा और फिर आपकी पोल खुल जाएगी कि आपने डेप्रिसिएशन सही नहीं लगाया। आपने बुक्स को खूबसूरत दिखाने के लिए, आपने क्रेडिटर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने अपने फिक्स असेट्स को प्रॉपरली डेप्रिशिएट नहीं किया। आपने बोला हाँ मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है, मेरे पास तो बहुत सारे फिक्स असेट्स हैं, कभी भी उनको बेच के मैं पैसा जनरेट कर सकता हूँ। बट जब वो फिक्स एसेट्स पे आपने डेप्रिसिएशन सही से नहीं लगाया था माय डियर्स, तो वो कैसे देगा आपको एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। सो वी नीड टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉपर डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड इन दी बुक्स। थर्ड पॉइंट, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। अगर डेप्रिसिएशन ड्यूली और टाइमली चार्ज्ड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि आफ्टर हाउ मच टेन्योर वी नीड टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फंड्स फॉर एक्वायरिंग द न्यू असेट। जब डेप्रिसिएशन हम लोग प्रॉपरली चार्ज करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने टेन्योर के बाद, ठीक है, हमें उसके रिप्लेसमेंट की तैयारी कर देनी चाहिए। क्योंकि एकदम से 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ निकालना फॉर अ मशीनरी फ्रॉम एन ऑन गोइंग बिजनेस थोड़ा सा दिल धड़कने लगता है, ठीक है। तो वो कंडीशन को हमें अवॉइड करना है, ठीक। तो दिस इज द नीड फॉर डेप्रिसिएशन, टू नो करेक्ट प्रॉफिट, to know the actual position of the firm and to replacement of asset. Clear? Factors of depreciation. Depreciation के factors क्या क्या होते हैं? First and the foremost factor is कॉस्ट ऑफ असेट। मेरे असेट की कॉस्ट क्या बनकर आएगी, ठीक है। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी होती हैं। अमाउंट पेड फॉर ओइंग द असेट ऑन वंस नेम इंक्लूड्स परचेज प्राइस, रिपेयर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है उस प्लांट एंड मशीनरी को दुकान से आपके प्रमाइसेस तक लेकर आके उसे फिक्स करके चलाने तक का जो भी खर्चा है, प्लस उसमें एडिशनल कोई मशीनरीज आप लगा रहे हो तो वो सब आपकी कॉस्ट ऑफ असेट बन जाएगी, ठीक है। तो परचेज प्राइस, रिपेयर, मेंटेनेंस का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का, टोल टैक्सेस जो भी पे किया आपने, वो सारे के सारे आपकी कॉस्ट ऑफ असेट बन जाती है, ठीक है। लाइफ ऑफ द असेट, एस्टिमेटेड लाइफ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द यूसेज। नई फर्म है तो हमें नहीं पता कि हमारा कितना यूसेज होगा, वो हम प्रोडिक्ट कर रहे हैं बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। सेम यूनिट्स, सेम कंपनीज का जो ऑलरेडी उस फील्ड में है
उनसे बात करके, उनसे एक्सपीरियंस लेके हम क्या कर लेते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ निकाल लेते हैं कि हाँ ठीक है यार, मतलब आने वाले 10 साल तक तो हम ये मशीनरी को यूज़ कर ही लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। देन रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, द वैल्यू अराइव्ड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर लाइफ ऑफ असेट, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू इज दैट वैल्यू जब हमने प्रॉपरली ड्यूली डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है असेट पे, और उसके बाद अब हम उस असेट से पीछा छुड़वाना चाहते हैं बिकॉज वी वांट टू एक्वायर अ न्यू वन। तो सेलिंग ऑफ ओल्ड मशीनरी इज डन एट द रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, और द स्क्रैप वैल्यू, ठीक। सो फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन में कॉस्ट ऑफ असेट, लाइफ एंड रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट को हम कंसीडर करते हैं। अब जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन की अगर पास करनी है तो जर्नल एंट्री क्या पास होती है, ठीक। आपने मशीनरी खरीदी, आपने मशीनरी खरीदने की एंट्री करी होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, यही एंट्री करी जब आपने मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन लॉस है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया मशीनरी। मशीनरी क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई। मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन दी सेम, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? लेट मी नो। गुड मॉर्निंग, जाग जाओ, ब्रेक ओवर हो गया था बहुत टाइम पहले। चलो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट लिख दिया हमने। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, वैल्यू ऑफ असेट इज कंसीडर्ड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मेथड में जब हम एंट्री पास करते हैं तो हमने डेप्रिसिएशन टू मशीनरी लिखा। अब ये डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा मशीनरी में से ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये मशीनरी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू, ठीक। दोबारा बताओ, जब आप मशीनरी खरीदते हो, ठीक है, जब आप मशीनरी खरीदते हो तो आपने एंट्री करी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, आपने एंट्री करी है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आई फॉर्म में तो मशीनरी डेबिट हो गई, और पैसा बाहर गया तो वो क्रेडिट हो गया, तो मशीनरी डेबिट टू बैंक। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस है, तो डेप्रिसिएशन बीइंग अ लॉस इज डेबिटेड एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू उस डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हो गई, घट गई है, ठीक है, उस डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हुई, घट गई। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में,
और मशीनरी में क्या होगा, असेट साइड में जब बैलेंस शीट रिकॉर्ड करोगे तो बैलेंस शीट में असेट साइड में मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके मशीनरी की वैल्यू फिर कंसीडर की जाएगी। तो डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड वैल्यू ऑफ असेट इज टू बी कंसीडर्ड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक लाख की मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन, $10,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। आप एंट्री क्या लिखोगे, डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाओगे तो यहाँ लिखोगे टू डेप्रिसिएशन 10,000 और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो असेट साइड में मशीनरी 1 लाख माइनस 10,000, तो ये आएगी आपकी मशीनरी की वैल्यू 90,000, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड मेथड पे आ जाते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्या कहता है कि आप वैल्यू ऑफ असेट को बुक्स में सेम दिखाते हो। ठीक है, आप वैल्यू ऑफ असेट्स को बुक में सेम दिखाते हो और उससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ असेट जब आपने सेम दिखाई तो वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे क्या होगा, असेट की वैल्यू सेम रहेगी इन द बुक्स और डेप्रिसिएशन अगेन प्रॉफिट में चला जाएगा और एक नया हेड क्रिएट होगा, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर, ये दोनों मेथड्स। जस्ट गिव मी 2 minutes, आई नीड टू चेंज द कैमराज बैटरी, जस्ट 2 minutes, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 3 मेथड्स हैं, SLM, स्ट्रेट लाइन,
WDV written down value method, sum of the year digit method, sum of the year digit method, that is the थर्ड मेथड. ठीक है. स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर, सेम अमाउंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट. ठीक है. तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका डेप्रिसिएशन है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर पहले साल 10,000 है तो वो आने वाले 10 साल तक, 15 साल तक जितनी भी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है सब में 10,000 ही रहेगा, सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज. ठीक है. सो एंड द सेम विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट. असेट की वैल्यू में से भी सेम ही वैल्यू चेंज होगी. तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट. ठीक है. तो SLM मेथड में अमाउंट ऑफ डेप इज सेम. फॉर्मूला क्या है SLM का, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. ठीक है. कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. क्लियर. नेक्स्ट इज written down value method. written down value method या declining balance method, इसमें क्या होता है, the amount of depreciation is charged at a given percentage every year on the opening value of the asset for that period. ठीक है. तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन हर साल की ओपनिंग वैल्यू पे लगेगा जो पिछले साल से चेंज होगी, क्योंकि हम पिछले साल में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कंसीडर करके फिर उसकी क्लोजिंग वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. यहाँ पे WDV जो है गिवन परसेंटेज के हिसाब से लगेगा. अगर उसने बोला है कि डेप्रिसिएशन 10% ऑन डिमिनिशिंग मेथड या 10% ऑन WDV है, तो दैट मीन्स वो SLM मेथड यूज़ करने को नहीं कह रहा है. वो कौन सा मेथड यूज़ करने को कह रहा है, वो WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करने को कह रहा है. तो उस केस में हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन, WDV के हिसाब से वो कहता है 1 लाख की मशीनरी है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन WDV. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर ओपनिंग वैल्यू, डेप्रिसिएशन वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू क्या होगी. फर्स्ट ईयर है, ओपनिंग वैल्यू 1 लाख, डेप्रिसिएशन लगना है 10%, तो 10,000. क्लोजिंग वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 10, 90,000. सेकेंड ईयर ओपनिंग वैल्यू अब हो गई 90,000. 90,000 पे लगेगा अब डेप्रिसिएशन 10%, 9,000. वैल्यू बची 81,000. फिर थर्ड ईयर में 81,000 बनी मेरी ओपनिंग वैल्यू, 81,000 बनी ओपनिंग वैल्यू और डेप्रिसिएशन अमाउंट हुआ 8100. ठीक है. तो रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी हुई, 79.
ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है WDV लगेगा। और देखो डेप्रीसिएशन हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डेप्रीसिएशन हर बार चेंज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा है और लेटरल ईयर्स में कम है, तो दिस इज WDV। तो ये आ गया आपका 72,900। ठीक है, क्लियर, WDV मेथड क्लियर है कि आपको जो डेप्रीसिएशन चार्ज करना है वो हर साल की ओपनिंग वैल्यू पे करना है। ठीक, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, द डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट विच इज counted backwards and added where the amount of depreciation and even the rate of depreciation will be different from previous year। ठीक है, तो depreciation estimated life का total लेने के हिसाब से चलता है और यहाँ पे हर बार rate of interest भी different बैठता है और principal भी। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। लाइफ ऑफ असेट है 5 years। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 4th year। तो आप क्या करोगे, पहले तो सम ऑफ द ईयर ले लो, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, दिस मेक्स इट 15। 4th year चाहिए हमें, तो 4th year कौन सा है हमारा, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। तो 4th year की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 2 / 15 × 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है। तो इस तरीके से आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलेगा सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में। अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो वैल्यू के हिसाब से वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन अगर निकालनी है तो यहाँ पे रेट 100 की जगह मान लो आपको 2nd ईयर की वैल्यू निकालनी है। 2nd ईयर वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ असेट इज 2 lakhs। ठीक है, तो अब आप करोगे 2nd ईयर कौन सा है, 4 / 15 × 2 lakhs। ये क्या होगा आपका, आपको देगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, असेट का अमाउंट नहीं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। तीनों मेथड्स क्लियर हैं, बताओ मुझे। तीनों मेथड्स में कोई डाउट, जल्दी बोलो। अब रिप्लेसमेंट ऑफ असेट और क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। अब इसमें क्या देखना है, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस should be backed up by provision so that in a future the asset replacement can be undertaken easily, and to do so a new account is opened by the name of depreciation fund or sinking fund। तो ये फंड जो हम बनाते हैं ये बनता किस चीज़ के लिए है, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट के लिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आ जाता है, तो इसलिए बता रही हूँ कि आपने 1st ईयर असेट खरीदा, उसकी लाइफ जो है 12 years है। 2nd ईयर से आपने जो है पैसा सिंकिंग फंड में
या डेप्रिसिएशन फंड में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया बिकॉज हमें बाद में असेट रिप्लेस करने में इजी होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, घुमा के क्वेश्चंस नहीं देते वो डेप्रिसिएशन टॉपिक में। ठीक है, ठीक है। विद दिस मेरा आज का जो सेशन है वो क्लियर हो जाता है। दोनों टॉपिक्स इंटरेस्ट इन एन्युइटीज़ और डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन वाज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसके क्वेश्चंस आते हैं, उसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, SLM मेथड के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है एज़ कम्पेयर टू WDV। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के क्वेश्चंस नहीं पूछता है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस करो, MCQ की बुक्स उठाओ, उसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो सॉल्व करो। थ्योरी भी पढ़ो क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछता है, घुमा के पूछता है, सिंपल सिचुएशन को ट्रिकी सिचुएशन बना देता है और आपको लगता है कि हाँ सारे ऑप्शंस ठीक है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इन एन्युइटीज़, डेप्रिसिएशन, इसके साथ मॉड्यूल A आपका ख़त्म हो गया। फॉरेक्स का टॉपिक कमल सर आपको पढ़ाएंगे, बिफोर द एग्ज़ाम हो जाएगा वो टॉपिक भी। कल हम मॉड्यूल B स्टार्ट करेंगे। विद दिस द लास्ट क्वेश्चन एज यूजुअल, एनी डाउट इन दिस सेशन बताओ। Amortization is with respect to the intangible assets। ठीक है, amortization is जब हम intangible assets की बात करते हैं, उनको हम ये नहीं बोलते कि वो depreciate हो रहे हैं, उनके लिए टर्म होती है amortization। जैसे कि natural resources हैं, तो natural resources घट रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो depreciate हो रहे हैं, we say they are depleting। ठीक है, depletion of ऑयल एंड नेचुरल गैस, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डेप्रिसिएशन नहीं कहते हम उसे। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट टर्म। अमोर्टाइजेशन इज विद रिस्पेक्ट टू इंटैंजिबल एसेट्स। माई पेटेंट्स, गुडविल्स एंड ट्रेडमार्क्स, दे अमोर्टाइज विद टाइम। ठीक, एंड डेप्रिसिएशन इज फॉर द रियल टैंजिबल एसेट्स। क्लियर? ओके, with this I am winding up the session। टाइम आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप लोगों को भी बैंक्स के लिए भागना होगा, सो गेट सेट रेडी, कीप रिवाइजिंग। कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।